हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर विश्वास बैच। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, कितने अमाउंट में वो कंपोनेंट्स में हमें ब्लड बैग्स में हमें वो कंपोनेंट्स मिलते हैं। और फिर आज हम बात करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशंस की। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस में हमने पढ़ा है कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे थे, अगर कोई भी गलत गलत ग्रुप का अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देते हो, ठीक है, इनकम्पैटिबल ब्लड उसको ट्रांसफ्यूज कर देते हैं अगर पेशेंट को, तो उससे हमें ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकती है। सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है, आयरन ओवरलोड हो सकता है, एसिडोसिस हो सकता है, डिजीज ट्रांसमिशन हो सकती है और सेप्टिसीमिया हो सकता है। क्लियर है? तो वन बाय वन हम इन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानेंगे। तो नंबर वन है हमारा ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो पहला है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कैसे हो रहा है? ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है जब हम गलत ब्लड ग्रुप का जो ब्लड है वो पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, यानी कि रॉन्ग ब्लड ग्रुप ब्लड जब ट्रांसफ्यूज किया जाता है उससे हो जाती है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, अब आपने सपोज करिए कि बी पॉजिटिव का पेशेंट था, बी पॉजिटिव ब्लड का पेशेंट था, तो लेकिन उस पेशेंट को आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया ए पॉजिटिव, तो गलत ब्लड ग्रुप चला गया पेशेंट को, तो इससे हो जाएगा उसको ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब ट्रांसफ्यूजन जब रिएक्शन होगा तो उसको क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? अब उसको आपको देखने को मिलेगा, उसमें डिस्निया होगा, पेशेंट को सांस लेने में सडनली तकलीफ शुरू हो जाएगी। ठीक है, फीवर आ जाएगा चिल्स के साथ, फीवर विद चिल्स। ठीक, हाइपोटेंशन हो जाएगा। ये साइन एंड सिम्टम्स हमें पेशेंट में देखने को मिलेंगे। ठीक, और क्या होगा? टैकीकार्डिया हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपने ब्लड चढ़ाया विद इन 15 मिनट्स आपको, अगर आपके पेशेंट में ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल गए, साइन एंड सिम्टम्स देखने मिल गए, आप तुरंत समझ जाओ कि आपके पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया है। ठीक है, अब आपका क्या एक्शन रहेगा इसमें? अब एक्शन क्या रहेंगे? चलिए, ट्रांस रिएक्शन तो हो गई, अब भाई उसको बचाना भी तो है ना, तो हमारा एक्शन क्या रहेगा? एक्शन रहेगा आपका, सबसे पहले जो एक्शन रहेगा वो आपको करना है सबसे पहले ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप। ट्रांसफ्यूजन को आप कर दोगे स्टॉप। ठीक है, ये आपका सबसे पहला स्टेप है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको, चाहे 5 स्टार चाहे 10 स्टार। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आपका पेशेंट है, ठीक है, उसको आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज किया और आपने नोटिस किया कि उसको टैकीकार्डिया हो गया, बीपी उसका फॉल करने लगा, डिस्निया होने लगा। अब आपका जो पहला रिएक्शन है वो क्या होगा? ठीक है, जो पहला आपका एक्शन है वो क्या है? तो आपको हमेशा याद रखना है कि जैसे ही ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रही है, सबसे पहले आपका काम है कि वो जो आपका ब्लड जा रहा है उसको स्टॉप कर देना है, उसको रोक देना है वहीं पर। ठीक है, तो सबसे पहला काम रहेगा आपको ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद बुलाओगे आप डॉक्टर साहब को। ठीक है, कॉल द फिजिशियन। कॉल द फिजिशियन। ठीक है, पहले आप ट्रांसफ्यूजन स्टॉप करोगे, फिर फिजिशियन को बुला लोगे, और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग तैयार करेंगे जो भी प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स है। और प्रिस्क्राइब ड्रग से भी पहले आप उसको जो उसकी लाइन है, ठीक है, जो आईवी लाइन है उसको फ्लश कर देंगे सलाइन से। ठीक है, नॉर्मल सलाइन से फ्लश करेंगे किसको? लाइन को, जो उसका आईवी लाइन है। आईवी लाइन फ्लश कर देंगे। क्यों कर रहे हैं?
ताकि वो लाइन जो है वो ब्लॉक ना हो जाए। ठीक है, आपको ड्रग्स भी तो देनी पड़ेंगी ना, कि भाई रिएक्शन हो गया अब उसको ड्रग्स भी तो देनी पड़ेंगी। अब ये तो है नहीं कि आप वेट करोगे, अब जितनी देर में अगर आपने फ्लश नहीं करी, ठीक है, और आप जो लाइन से आप ब्लड दे रहे थे वो तो वहाँ क्लॉटिंग हो जाएगी उस ब्लड की। ठीक है, अब वो लाइन तो ब्लॉक हो गई आपकी। अब आप ड्रग्स देने के लिए फिर से एक नई लाइन ढूंढोगे, ठीक है, नई लाइन डालोगे, उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो वो टाइम वेस्टेज को बचाने के लिए हम लोग उसी लाइन को फ्लश कर देंगे सलाइन से, ताकि जो हमारी लाइन है वो कंटिन्यू रहे, ताकि हम उस लाइन से जो भी इमरजेंसी ड्रग्स हमें देनी है वो हम दे सके। क्लियर है? टू ओपन द लाइन, ठीक है, सलाइन से हम लोग फ्लश कर देंगे लाइन को। क्लियर है? इसके बाद आपको जो भी प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स हैं, ठीक है, जो भी इमरजेंसी ड्रग्स आपको देनी है वो फटाफट हम लोग एडमिनिस्टर कर देंगे। ठीक है, तो आप प्रिस्क्राइब ड्रग्स एडमिनिस्टर कर दोगे। सबसे पहले आप स्टॉप कर दोगे, फिर आप फिजिशियन को बुला लोगे, ठीक है, और फिर उसके बाद आप जो उसकी लाइन है उसको सलाइन से फ्लश कर देंगे ताकि वो ओपन रहे, और फिर उसके बाद जो भी प्रिस्क्राइब ड्रग्स है उसको एडमिनिस्टर कर देंगे। इसके बाद आपका अगला काम रहेगा कि वो जो आपका ब्लड बैग था ना, ब्लड बैग और बीटी सेट जो था, उसको हम लोग लैब में भेजेंगे। किस चीज़ के लिए? सैम्पलिंग के लिए। ठीक है, कि वो उसमें प्रॉब्लम क्या आई है उसको चेक करने के लिए। अब जो आपकी ब्लड बैग है, ठीक है, ब्लड बैग है, और जो बीटी लाइन है, जो बीटी सेट था आपका, ठीक है, जो आईवी सेट, बीटी सेट जो था जिससे आप ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर रहे थे, उसको हम लोग सैम्पलिंग के लिए लैब भेजेंगे। ठीक है, वो पता लगाएंगे कि किस वजह से ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ है, किस बैक्टीरिया की वजह से या किस किस कारण से ये रिएक्शन हुई है। ठीक है, वहां से रीजन पता चलेगा, और उसके बाद आप जो डॉक्टर होगा वो आपको जो उस पेशेंट को वो उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब कर देगा। ठीक है, तो वो रीजन जानने के लिए, टू नो द रीजन कि रिएक्शन क्यों हुआ है, हम लोग इसको कल्चर के लिए वहां भेज देंगे, लैब भेज देंगे। ठीक है, इसमें हम लोग ब्लड बैग को भी भेजेंगे और बीटी सेट को भी भेज देंगे। क्लियर है? तो ये तो हो गया हमारे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के एक्शन। जब आपकी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रही है पेशेंट को, तब हमारा काम क्या रहेगा? ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कब होती है? जब हम लोग रॉन्ग ब्लड ग्रुप का हम लोग ब्लड उसको ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। क्लियर है? साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने मिलेंगे? डिस्निया होगा पेशेंट को, फीवर रहेगा चिल्स के साथ, हाइपोटेंशन में चला जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये सिम्टम्स आए, जैसे ये साइंस दिखे आपको, आपने फटाफट, आपका पहला एक्शन रहेगा आप ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर दोगे। ठीक है, फिर आप फिजिशियन को बुलाओगे कि डॉक्टर साहब मैंने ट्रांसफ्यूजन रोक दिया है और इनको रिएक्शन हो रही है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, अब आप बताइए क्या ड्रग्स एडमिनिस्टर करने हैं। ठीक है, फिर एडमिनिस्टर कर दोगे आप लाइन को ताकि वो ओपन रहे। जो भी एडमिनिस्टर कर, जो भी जो ड्रग्स हैं जो प्रिस्क्राइब करी जा रही हैं उसको एडमिनिस्टर करने के लिए आपको एक लाइन चाहिए। ठीक है, तो आप उसी लाइन को फ्लश कर दोगे सलाइन से, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो दूसरी आईवी एक्सेस ढूंढने के लिए। आप फिर जो आपको डॉक्टर एडमिनिस्टर जो प्रिस्क्राइब करेगा ड्रग्स, उनको आप पेशेंट को एडमिनिस्टर कर देंगे, और जो ब्लड बैग और बीटी सेट है उसको आप कल्चर के लिए लैब में भेज देंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब नेक्स्ट आता है हमारा सर्कुलेटरी ओवरलोड। नेक्स्ट क्या है हमारा? सर्कुलेटरी ओवरलोड। अब ये क्यों हो रहा है? ये होता है जब जब हम पेशेंट को फास्ट एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, फास्ट ट्रांसफ्यूजन होता है, या फिर जब ज्यादा अमाउंट में ब्लड दे दिया जाता है। ठीक है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में, कि जब भी आप ब्लड दोगे उसे स्लोली एडमिनिस्टर करना है। ठीक है, फास्ट नहीं करना है। तो सर्कुलेटरी ओवरलोड कब होगा? जब फास्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, कि आपने सोचा कि हमारी शिफ्ट खत्म हो रही है या मेरे को जाना है तो मैं फटाफट ब्लड दे देती हूँ, तो आपने फास्ट ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर दिया, फास्ट रेट पे दे दिया। तो ऐसा नहीं करना है, इससे क्या होगा? पेशेंट को सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, और कैसे हो सकती है सर्कुलेटिंग ओवरलोड? सर्कुलेटिंग ओवरलोड हो जाएगी हमारी जब एक्सेस अमाउंट में दे दिया ब्लड। ठीक है, अब जरूरत तो थी पेशेंट को 2 यूनिट की,
और हमने बोल दिया कि लो भाई 4 लो तुम, ठीक है। तो एक्सेस अमाउंट में भी अगर आप दे दोगे, एक्सेस अमाउंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, तब भी आपका सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है। ये दो हो जाएंगे इसके रीजन। तो अब क्या करना है, अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, इससे बचने के लिए हमारा एक्शन रहेगा कि हमेशा पेशेंट को स्लो एडमिनिस्ट्रेशन करनी है भाई। हमेशा जो ट्रांसफ्यूजन रहेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो रहेगा वो स्लो रेट पे रहेगा। ऑलवेज इन स्लो रेट, ठीक है। लेकिन इतना भी स्लो नहीं कर लेना है कि सुबह लगाया था शाम तक ब्लड ही जा रहा है, ठीक है। उसके लिए याद रखना है कि विद इन 4 आवर्स में आपका ब्लड खत्म हो जाना चाहिए, विद इन 4 आवर्स, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए। ये भी पूछा जा चुका है कि कितने टाइम तक आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाना चाहिए, ठीक है। 4 विद इन 4 घंटा, ठीक है। विद इन का मतलब क्या है कि एक तो होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो विद इन 4 आवर्स का मतलब है कि 4 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। ये मतलब नहीं है कि 4 घंटे तक चलाना है आपको ब्लड, ठीक है। विद इन का मतलब है कि 1 से लेके 4 घंटे के अंदर अंदर हो सकता है आपका ब्लड खत्म हो जाए, मतलब इतना स्लो देना है कि 4 घंटे के अंदर अंदर खत्म हो जाए, कि 3 घंटे में भी खत्म हो सकता है, ठीक है, 3.5 घंटे में भी खत्म हो सकता है। तो विद इन का मतलब ये है। और ऐसा भी नहीं है कि विद इन का मतलब हो गया कि 4 घंटे तक हमको ब्लड देना है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर रखनी है कि विद इन 4 आवर्स का मतलब है कि 4 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। चलो ये हो गई हमारी सर्कुलेटरी ओवरलोड। फिर नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट हमारा रिएक्शन हो रहा था, वो रहा था आयरन ओवरलोड, ठीक है। तो अब आयरन ओवरलोड क्या है, आयरन ओवरलोड कैसे पेशेंट्स में हो रहा है। आयरन ओवरलोड होता है उन पेशेंट्स को जिनको फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ्यूजन होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिन जिनको चलता है उनको आयरन लोड होने का खतरा, रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिन्हें होता है उनको आयरन ओवरलोड के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग हीमोसिड्रोसिस भी बोलते हैं, आयरन ओवरलोड को हम लोग हीमोसिड्रोसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन किनको होता है, जैसे थैलेसीमिया वाले पेशेंट्स हो गए, ठीक है। इन लोगों को फ्रीक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट में क्या होता है कि आयरन की ना टॉक्सिसिटी हो जाती है, आयरन बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाता है, कॉम्पोजिशन हो जाती है। तो इन लोगों को आयरन ओवरलोड की रिस्क बढ़ जाती है। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, हमारा एक्शन क्या रहेगा, आपका एक्शन रहेगा कि आयरन ओवरलोड वाले केसेस में हम लोग उनको एक ड्रग देते हैं जिसका नाम है डेफेरोक्सामीन, ठीक है। डेफेरोक्सामीन इंपॉर्टेंट है, मार्क करना है, ठीक है। आयरन टॉक्सिसिटी में, आयरन ओवरलोड में हम कौन सी ड्रग देते हैं, डेफ्रॉक्सामिन। डेफ्रॉक्सामिन हम इसे बोल सकते हैं आयरन का एंटीडोट भी है, आयरन टॉक्सिसिटी का एंटीडोट है, ठीक है। आयरन टॉक्सिसिटी में देते हैं, एंटीडोट है इसका डेफ्रॉक्सामिन, क्लियर। अब आपका यहाँ पे क्या रोल होगा, आपने डेफ्रॉक्सामिन दे दिया है, लेकिन आपको पेशेंट को ये बताना है कि भाई जब हमने आपको डेफ्रॉक्सामिन नाम की एक दवा दी है जिससे आपकी बॉडी के अंदर जो भी आयरन ज्यादा इकट्ठा हो गया है वो आपके यूरिन से निकल जाए, ठीक है। तो ये आपको पेशेंट को बताना है। अब अगर पेशेंट बोले कि मेरा खून तो लाल कलर का आ रहा है, मेरा खून तो मैडम ऑरेंज कलर का आ रहा है, मुझे तो डर लग रहा है, तो आपको पेशेंट को पहले ही बता देना है कि मैंने जो आपको दवा दी है डेफ्रॉक्सामिन,
ये आपके अंदर जो भी टॉक्सिसिटी हो रही है आयरन की, वो आपको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल रहा है। तो ये नॉर्मल है। आपके जो यूरिन का कलर होगा वो रेड ऑरेंज कलर का होगा। ठीक है, डेफ्रॉक्सामिन क्या कर रहा है कि आयरन को वो यूरिन के थ्रू बाहर निकाल रहा है। ठीक है, आयरन को बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकाल रहा है। तो यूरिन का कलर क्या हो जाएगा? यूरिन का कलर हो जाएगा ऑरेंज रेड कलर। ठीक है, तो ये नॉर्मल कंडीशन है। ऑरेंज रेड कलर का यूरिन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पेशेंट को ये पहले ही बता देना है कि भाई ये कंडीशन नॉर्मल है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा आयरन ओवरलोड का एक्शन कि आपका जैसे ही आयरन ओवरलोड लिया, हमने पेशेंट को डेफ्रॉक्सामिन दे देना है ताकि वो जो टॉक्सिसिटी हो रही है आयरन की वो उसको ले और यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दे। ठीक है, किन पेशेंट्स में ज्यादा होता है आयरन टॉक्सिसिटी? जिनको फ्रिक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन रहता है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा तीसरा कॉम्प्लिकेशन। चौथा कॉम्प्लिकेशन है हमारा एसिडोसिस। एसिडोसिस भी हो जाता है भाई। एसिडोसिस कैसे होता है? अब एसिडोसिस कब होता है? जब हम लोग काफी टाइम से जो स्टोर्ड ब्लड है, जो पुराना ब्लड है, यानी कि स्टोर्ड ब्लड और बोल सकते हैं ओल्ड ब्लड, स्टोर्ड या फिर ओल्ड ब्लड का ट्रांसफ्यूजन जब होता है तब हो जाता है एसिडोसिस, यानी कि पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस में चला जाता है। ठीक है, काफी टाइम से स्टोर था ब्लड और वो आपने पेशेंट को चढ़ा दिया है, ब्लड बैंक से आपको ब्लड आया, आपने वो सब कुछ चेक कर लिया, कंपैटिबिलिटी वगैरह सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन आपने ये चेक नहीं किया कि इसका स्टोरेज कब से है। ठीक है, कब इस ब्लड को कलेक्ट किया गया था। तो अगर ज्यादा पुराना हो गया तो वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कराएगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैसे कराएगा? जो ब्लड जो काफी टाइम से पुराना ब्लड है उसमें क्या होता है कि जो ओल्ड ब्लड है उसमें क्या मिलता है? उसमें आपको ब्रोकन आरबीसी मिलते हैं। ठीक है, ब्रोकन आरबीसी मिलेंगे। ठीक है, ब्रोकन आरबीसी से क्या होगा? पोटेशियम रिलीज होगा। ठीक है, जो कि आपके बॉडी में जाके एसिडोसिस कराएगा। ठीक है, एसिडोसिस कराएगा, वो भी कौन सा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, तो इससे जो भी हमारा पुराना खून है या काफी लंबे टाइम से स्टोर्ड ब्लड है वो हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस कराएगा। अब इसमें क्या एक्शन रहेगा? अब इसका एक्शन रहेगा हमारा कि हमें ट्रीटमेंट में देना है उसको सोडियम बाइकार्बोनेट। एक्शन क्या रहेगा? आपको दे देना है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये कब देंगे हम लोग? मेटाबॉलिक एसिडोसिस की केस में वो उसको करेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसिडोसिस। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एसिडोसिस का कंडीशन डेवलप हो रही है तब हमको सोडियम बाइकार्बोनेट का इंजेक्शन दे देना है पेशेंट को ताकि वो एसिडोसिस को करेक्ट कर ले। फिर हमारा एक कॉम्प्लिकेशन था हमारा डिजीज ट्रांसमिशन। डिजीज ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है कि ब्लड जब कलेक्ट किया गया हो तो जो उसका डोनर हो उसको कोई ब्लड बॉर्न डिजीज रही हो। ठीक है, हो सकता है कि उसको हेपेटाइटिस रहा हो। ठीक है, हेपेटाइटिस सी रहा हो। ठीक, HIV हो सकता है। ठीक, मलेरिया हो सकता है। ये वाले अगर डोनर से आपने ब्लड ले लिया, ठीक है, और उसका आपने ब्लड ले लिया और दूसरे पेशेंट को ट्रांसफर कर दिया तो डिजीज ट्रांसमिशन हो जाएगा। ठीक है, उस डोनर की डिजीज उस रिसीवर को चली जाएगी। तो ये हो गया हमारा डिजीज ट्रांसमिशन। क्लियर है? और सेप्टिसीमिया कैसे होता है? सेप्टिसीमिया हो रहा है कि बहुत टाइम से ब्लड चल रहा है, जो मैंने आपको बताया था कि विद इन 4 आवर्स में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट करना है। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन 4 घंटे के बाद चला जाता है तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? जब 4 घंटे आफ्टर हो जाता है ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, तो उससे क्या होगा? बैक्टीरियल ग्रोथ होती है।
क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई, जो कि बॉडी में जाके पेशेंट को सेप्टिसीमिया करा देगा, यानी कि ब्लड में इंफेक्शन आ जाएगा। क्लियर है? तो हमेशा ब्लड को विद इन 4 आवर्स कंप्लीट करना है, विद इन 4 आवर्स हमें ट्रांसफ्यूजन एडमिनिस्टर कर देना है। आप ज्यादा डिले करोगे उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ होगी तो वो बॉडी में जाके पेशेंट को सेप्टिसीमिया करा देगा। तो ये थे हमारे आज के कॉम्प्लिकेशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड। एक था ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जो रॉन्ग ब्लड ग्रुप चढ़ाने से, जो रॉन्ग ब्लड ग्रुप है उसको ट्रांसफ्यूज करने से हो रहा था। सर्कुलेटरी ओवरलोड हमारा हो रहा था जब हम ज़्यादा अमाउंट में ब्लड दे दे रहे हैं, या फिर फास्टर उससे मोड से हम लोग ब्लड दे दे रहे हैं, ठीक है, फास्टली एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तब हमारा सर्कुलेटरी ओवरलोड हो रहा है। आयरन ओवरलोड उन पेशेंट्स को ज़्यादा होता है जिनको फ्रीक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन एडवाइज्ड होता है, ठीक है, जैसे थैलेसीमिया वगैरह वाले पेशेंट्स हैं, उनको जल्दी जल्दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, तो उनमें आयरन टॉक्सिसिटी हो सकती है। आयरन टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए हम लोग डेफ्रॉक्सामिन ड्रग देते हैं। डेफ्रॉक्सामिन क्या करता है, वो जो कंपोजिट जो आयरन जमा हो रखा है, ठीक है, उसको यूरिन से बॉडी से बाहर कर देता है, ठीक है, यूरिन के थ्रू। अब पेशेंट को आपको यहाँ पे पहले ही बता देना है कि आपके यूरिन का कलर चेंज होगा, वो ऑरेंज रेड कलर का हो सकता है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। फिर आता है हमारा सेप्टिस ये एसिडोसिस, ठीक है। एसिडोसिस में क्या होता है, एसिडोसिस होता है कि जब आपका ब्लड जो है, ठीक है, वो काफी लंबे समय से स्टोर है, तो उसमें, हाँ, इसमें सिट्रेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब हम ब्लड स्टोर करते हैं ना, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग सिट्रेट का यूज करते हैं, ठीक है, ये याद रखना है, सिट्रेट का यूज करते हैं हम लोग। तो सिट्रेट जब रहता है काफी लंबे टाइम से, तो आरबीसी को ब्रोक कर देता है, ठीक है, आरबीसी ब्रेक हो जाता है, जिससे पोटेशियम रिलीज होता है। पोटेशियम बढ़ जाता है तो उससे क्या होगा, वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस करा देगा, ठीक। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा एसिडोसिस का ट्रीटमेंट। फिर आता है डिजीज ट्रांसमिशन। डिजीज ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है कि आपने जिस पेशेंट का, आपने जो डोनर था, ठीक है, डोनर के ब्लड जो था वो प्योर नहीं था, वो प्योर इन द सेंस वो डिजीज फ्री नहीं था, ठीक है, उसको हेपेटाइटिस सी हो गया, हो सकता है एचआईवी हो सकती है, या कोई भी डिजीज हो सकती है, तो उसकी डिजीज ब्लड के थ्रू हमारे पेशेंट में चली जाएगी, तो इससे हो रहा है डिजीज ट्रांसमिशन, तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। फिर आता है लास्ट में सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया क्या हो सकता है कि ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन है वो विद इन 4 आवर्स होना चाहिए, लेकिन 4 आवर्स से डिले हो गया, या आफ्टर 4 आवर्स तक चला जा रहा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो उसमें क्या होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी। बैक्टीरियल ग्रोथ क्या करेगी, वो पेशेंट को सेप्टिसीमिया करा देगी। तो ये था हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशंस। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें नॉर्थ सेट में और काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में, प्रीवियस एग्जाम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए नर्सिंग पीठ के साथ। थैंक यू वेरी मच।